Greetings of the day. Myself C.A. Hemant Karunia, Assistant Professor, Sri Samliaji Government College, Mandfia, District चित्तौड़गढ़. So dear students, आज हम लोग पार्ट 3 से आगे चालू करते हैं. पार्ट 3 के अंदर हमने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में पढ़ा, एक आध एग्जाम्पल भी किए. आज एक उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं और उसके बाद कुछ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स और कवर करेंगे इस चैप्टर के. तो देखिए क्वेश्चन दिया, एक फैक्ट्री में सामग्री की किसी मद की 1500 इकाइयों की प्रति माह आवश्यकता होती है, जिसकी लागत प्रति इकाई 27 रुपये है. एनुअल कंजप्शन आपको दिया 1500, माफ कीजिएगा 1500 इंटू 12 18,000 यूनिट हो जाएगा. लागत दे रखी है 27 रुपये, प्रति आदेश की लागत 150 रुपये ऑर्डर कॉस्ट, रखरखाव की लागत 20%, जो कि 27 रुपये का 20% निकल जाएगा 5 रुपये 40 पैसे व्यय होते हैं. आर्थिक आदेश मात्रा तथा व्यय में दिए जाने वाले आदेशों की संख्या का निर्धारण कीजिए. वर्ष में दिए जाने वाले आदेशों की संख्या का निर्धारण कीजिए. न्यूनतम आपूर्ति 1200 इकाइयों के होने पर 2% बट्टे पर सामग्री प्राप्त की जा सकती है. क्या आप इसे स्वीकृत करने की सलाह देंगे? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ये एक्सप्लेन करना चाह रहा है कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के बाद भी अगर आपको कोई डिस्काउंट मिल रहा है तो क्या आपकी लागत न्यूनतम हो सकती है. तो इसका जवाब अपन देखते हैं इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर. देखिए स्टार्ट करते हैं. इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला आपको याद है, अंडर द रूट 2AO अपॉन IC. 2 इंटू 18,000 यूनिट साल भर में चाहिए, इंटू ऑर्डर कॉस्ट आपको 150 रुपये तक प्रश्न में दे रखी है, और 27 रुपये का 20% 5 रुपये 40 पैसे होता है. इसको कैलकुलेट करने पर 1000 इकाई आती है. कहने का मतलब 1000 इकाई आपको एक बार में खरीदती हैं. 18,000 यूनिट अगर साल भर में खरीदनी है और एक बार में आप 1000 यूनिट खरीद रहे हो, इसका मतलब 18 ऑर्डर आप देने जा रहे हो. 18 ऑर्डर देते हो तो अब आपको चेक करना पड़ेगा कि डिस्काउंट अगर मिलता है, कितना डिस्काउंट हमें मिल जाएगा. चेक करते हैं. ओरिजिनल प्राइस 27 रुपये है, 2% का डिस्काउंट मिल रहा है 0.54 का, तो जो वाकई में कॉस्ट होगी वो 26 रुपये 46 पैसे होगी. आप एक बार में 1200 यूनिट का ऑर्डर दे रहे हो, कोई प्रश्न में लिखा है, तो 1800 अपॉन 1200 15 ऑर्डर आप दे रहे हो, और इन्वेंटरी कॉस्ट जो आपकी पड़ेगी 26 रुपये 46 पैसे का 20% 5 रुपये 292 पैसा पड़ेगी. इसकी वर्किंग आप देखिए, विदाउट डिस्काउंट अगर मिलता है 18 ऑर्डर, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ इस कॉलम के लिए, ऑर्डर कॉस्ट 18 आपको ऑर्डर देने हैं, 150 रुपये के हिसाब से 27 रुपये लगेंगे. कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था 1/2 इंटू एक बार में कितनी यूनिट दे रहे हो 1000 इंटू 5 रुपये 40 पैसे 27 रुपये. 18,000 यूनिट आप 27 रुपये के हिसाब से खरीदोगे तो कुल मिला के 4,91,400 रुपये का खर्चा हुआ. आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे कैलकुलेट करते समय देख सकते हो ऑर्डर कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट दोनों सेम आ रही है, तो ये यहाँ सही चल रहा है. अब हम डिस्काउंट की बात करते हैं. डिस्काउंट में आपने देखा 15 ऑर्डर देने हैं और 5 रुपये 5.292 का कॉस्ट आएगा, तो 15 ऑर्डर 150 रुपये के हिसाब से 2250 रुपये होते हैं. ऑर्डर कैरिंग कॉस्ट निकालते हैं 1/2, एक बार में 1200 यूनिट का ऑर्डर दिया इंटू 5.292, लागत आएगी 3,175 रुपये 20 पैसे. 18,000 यूनिट आपको 26 रुपये 46 पैसे के हिसाब से मिल जाएगी. इतने रुपए में मिलेगी 4,76,280 रुपये में 4,81,705 रुपये 20 पैसे कॉस्ट आई. देखिए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे मिनिमम कॉस्ट होनी चाहिए थी. यदि प्रश्न में डिस्काउंट मिल जाता है, हमें डिस्काउंट मिल जाता है इससे ज़्यादा इकाइयाँ खरीदने पर, तो आप उस डिस्काउंट ऑफर पे भी जा सकते हैं. तो आपका जवाब होगा हमें यहाँ पर डिस्काउंट ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए, 1200 यूनिट खरीदनी चाहिए. इसके बाद बच्चों हम लोग अब थ्योरेटिकल एस्पेक्ट की ओर चलेंगे, जिसमें हम लोग सबसे पहले लेंगे. तो अगला टॉपिक है हमारा एक्टिविटी बेस्ड ABC एनालिसिस, प्लान फॉर मटेरियल कंट्रोल. ये एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है जो हमें 10 नंबर में कई बार पूछा जाता है कि ABC विश्लेषण को समझाइए. इसका नियंत्रण का मकसद ये है कि हम हमारी सामग्री को 3 भागों में बांट दें, ABC 3 वर्ग बना दें, और उन वर्गों में कुछ इस तरीके से हम लोग हमारी सामग्री को डिस्ट्रीब्यूट कर दें कि जिससे ये पता लग जाए कि A किस्म की सामग्री बड़ी इंपॉर्टेंट है, B किस्म की मॉडरेट है, और C किस्म की ऐसी है जिस पे कंट्रोल काफ़ी कम चाहिए होता है. तो बेसिकली हम लोग यहाँ डिग्री ऑफ कंट्रोल डिसाइड करना चाहते हैं
समय समय पर कौन सी कैटेगरी को बार बार चेक करना है, किसका निर्धारण वेरिफिकेशन करना है कि ये सामग्री हमारे पास काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो बराबर है या नहीं है। तो ABC 3 वर्गों में हम लोग हमारी सामग्री को बांट देते हैं। A वर्ग में हम किसको बांटते हैं? सबसे अधिक महत्वपूर्ण और मूल्यवान या कीमती सामग्री की मदें या वस्तुएं। क्वांटिटी में कम होनी चाहिए बट मूल्यवान हो। A किस्म के कंपैरिजन में B किस्म अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण तथा कम कीमती वस्तुएं। C वर्ग में आप रखेंगे इस B से भी नीचे सबसे कम महत्वपूर्ण एवं कम कीमती वस्तुएं। देखिए A वर्ग में आपने किसको रखा, थोड़ा और डिटेल में चलते हैं। A वर्ग में वस्तुओं की संख्या बहुत ही कम, लेकिन उनमें कुल विनियोजित पूंजी अधिकतम भाग रखेगी। इस वर्ग की मदों के क्रय करने में अधिक पूंजी चाहिए होती है। इन्हें थोड़ी थोड़ी मात्रा में बार बार क्रय किया जाता है। प्रबंध द्वारा इन वस्तुओं पर नियंत्रण बहुत ज्यादा किया जाता है, केंद्रित करना होता है। बी वर्ग क्योंकि ए से थोड़ा सा नीचे का वर्ग है, तो हम कहेंगे कि ए और सी के बीच वाली जो कंडीशन रहेगी, मध्य की श्रेणी की वस्तुएं होती हैं जिनको क्रय करने की व्यवस्था सुविधानुसार करनी चाहिए। इन वस्तुओं पर अपेक्षाकृत कम नियंत्रण आवश्यक होता है। सी वर्ग, इसमें सबसे अधिक वस्तुएं, क्वांटिटी वाइज सबसे अधिक वस्तुएं होती हैं जिनका मूल्य कुल सामग्री लागत का न्यूनतम अंश ही हो सकता है। इन अंशों के क्रय करने में अधिक पूंजी की आवश्यकता नहीं होती, अतः ऐसी वस्तुओं को काफी मात्रा में क्रय किया जाना चाहिए जिससे अधिक मात्रा में क्रय के सभी लाभ उपलब्ध किए जा सकें। इन वस्तुओं के नियंत्रण पर अधिक समय और लागत लगाना व्यर्थ ही होता है। अब मैं आपको उदाहरण स्वरूप समझाता हूँ। वैसे ये उदाहरण एक इंडस्ट्री में नहीं लग सकता, लेकिन आपको व्यक्तिगत रूप से समझाने के लिए यह बड़ा वो रहेगा कि जैसे आपके पास में 1 लाख रुपए हैं और 1 लाख रुपए में आप एक किस्म की सामग्री खरीदिए, फॉर एग्जांपल सोना खरीदिए। क्या होगा सोना, कितना मिलेगा? 2 तोले के आसपास। नियंत्रण बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। आप उसे रिव्यू करते रहेंगे बार बार कि ये वस्तु आपके पास वास्तव में है या नहीं है, कहीं कोई चोरी तो नहीं हो गई, और आपको बार बार उसको चेक करना पड़ेगा। सी वर्ग की वस्तुओं में अब 1 लाख रुपए छोड़िए, आप केवल 5,000 रुपए की रुई खरीद लीजिए। मेरे ख्याल से आपको उसमें कंट्रोलिंग की कोई आवश्यकता भी नहीं होगी। 5,000 भी मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, 1,000 रुपए ही काफी रहेगा रुई के लिए। तो 1,000 रुपए में रुई खरीदने के बाद में आप उसको देखेंगे नहीं कि रुई आपने कितनी इस्तेमाल हुई, कितनी नहीं हुई। नियंत्रण जो है वो बिल्कुल कम हो जाएगा। और अब इन दोनों के बीच की कैटेगरी की बी वस्तुएं, जैसे फर्नीचर हो गया। 1 लाख रुपए का आप फर्नीचर खरीदिए, 50,000 रुपए का फर्नीचर खरीदिए। मैं ये नहीं कह रहा कि नियंत्रण नहीं चाहिए, नियंत्रण आवश्यकता है, लेकिन सोने की कंपैरिजन में नियंत्रण फर्नीचर पे हम लोग जनरली कम ही करते हैं, मूल्य भी उसका बराबर ही होता है। तो ये हुआ हमारा वर्ग। अब अगर मदों की संख्या वाइज एक इंडस्ट्री का ये उदाहरण दिया गया है कि जैसे नंबर ऑफ आइटम्स वाइज बोले, क्वांटिटी वाइज बोले, तो 2500 मदें हैं। 2500 में से 1600 मदें ऐसी हैं जो सी कैटेगरी के हैं, जिनमें 64% एरिया कवर करती हैं, और उन पे मूल्य जो है मात्र 5,000 रुपये लगा है, और उस पर नियंत्रण की आवश्यकता भी काफी कम है। अगर हम बी कैटेगरी की बात करें, मूल्य थोड़ा ज्यादा लगा है, क्वांटिटी थोड़ी कम है। ए कैटेगरी क्वांटिटी बहुत कम है, मूल्य सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा नियंत्रण हमें इस क्वांटिटीज पे करना होगा। औसत मूल्य वाइज भी अगर आप देखते हैं तो ए कैटेगरी की 233 रुपए की मूल्य आता है, बी कैटेगरी में 13 रुपए का मूल्य आता है, सी कैटेगरी में 3 रुपए का मूल्य आता है। मतलब हमें सबसे अधिक जो है वो ए कैटेगरी को देखना होता है, कंट्रोल करना होता है। तो ये हुआ एबीसी एनालिसिस ऑफ मटेरियल। क्या लाभ होगा इस विश्लेषण से? सामग्री की ऐसी मदें जो कुल स्टॉक मूल्य के अधिकांश भाग का प्रतिनिधित्व करती है, कुल और सख्त नियंत्रण संभव हो पाता है। सामग्री की विभिन्न मदों पर विनियोजन सुव्यवस्थित रूप से होता है तथा उपलब्ध धनराशि का प्रयोग अधिकतम लाभप्रद रूप से किया जा सकता है। सामग्री क्रय लागतों में बचत होती है और सी वर्ग की मदों का स्टॉक पर्याप्त मात्रा में रखा जा सकता है। इसके बाद बच्चों, मैंने जैसे आपको कहा था हम लोग 3-4 टेक्निक की बात करेंगे। तो अगली टेक्निक है FS&D टेक्निक।
फास्ट, स्लो, नॉर्मल और डेड टेक्निक। सामग्री को आपको इस 4 कैटेगरी में बांटना होता है। 4 कैटेगरी में F का मतलब फास्ट है, वह मद जिसका शीघ्र आप प्रयोग करते जा रहे हैं तो इसको फास्ट मद में रखते हैं। माल आना जल्दी चाहिए ताकि जल्दी माल बनने में काम आ सके। स्लो वर्ग, इस वर्ग में वो सामग्री रखते हैं जिसका प्रयोग धीरे धीरे हो रहा है। यह ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी सामग्री का स्टॉक अधिक नहीं हो क्योंकि उसका उपयोग हम लोग बहुत कम करते हैं। नॉर्मल, इस सामग्री में सामग्री का आवर्त सामान्य होता है और F और S के मध्य की स्थिति है। मतलब अगर हम घर की रसोई की बात करें तो अगर आप आटे की बात करते हैं तो वो फास्ट मद में रखा जाएगा क्योंकि उसका मद आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसकी जगह अगर आप स्लो की बात करेंगे तो नमक की बात कर लें, नमक का स्टॉक उतना नहीं रखा जाता जितना हम गेहूं का आटे का रखते हैं, वो स्लो मद रहेगा। और नॉर्मल जो हम लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे आटे ये दाल चावल हो गए, इनका हम सामान्य स्टॉक रखते हैं क्योंकि वो या तो डेली बनते हैं या 2 दिन में एक बार बनते हैं। डेड स्टॉक, ऐसा स्टॉक जो अप्रचलित हो चुका है, इस कैटेगरी में आता है। तो ये हमारी अन्य तकनीक हुई इसका वर्गीकरण करने की, सामग्री वर्गीकरण की। इसके बाद हमारे पास जो अगली विचारधारा है वो है JIT, जस्ट इन टाइम अप्रोच। इस विचारधारा का संबंध क्रिया आधारित नियंत्रण से, एक्टिविटी बेस्ड कंट्रोल से है कि विचारधारा में सभी क्रियाओं का अवलोकन इस आधार पर किया जाता है कि वह क्रिया उत्पादन का मूल्य बढ़ाती है अथवा नहीं। उदाहरणार्थ, वस्तु पर पॉलिश करने की क्रिया उनका मूल्य बढ़ाती है परंतु उसे स्टॉक में अधिक समय रखने से उपयोगिता का मूल्य नहीं बढ़ता, सिर्फ भंडारण लागतें ही बढ़ती हैं। इस प्रकार भंडारण ऐसी क्रिया है जिसकी लागतें बचाई जा सकती हैं। इस आधार पर जापान में JIT का उपयोग अधिकांश उद्योगों में होता है। उन्हें जो भी कच्चा माल चाहिए उसकी पूर्ति प्रातःकाल में ही करा दी जाती है। मतलब जो फैक्ट्री के अंदर उत्पादन होना है, जो मटेरियल चाहिए, वो सामने वाले सेलर को ये ऑर्डर देगा जाता है कि पर्टिकुलर इस डे को हमें मॉर्निंग में 8 बजे इतना माल चाहिए, तो वो तुरंत उसी वक्त पहुंचाता है। मतलब उसको स्टोर नहीं किया जाता, रखा नहीं जाता। इससे जो रख रखाव की लागत है वो कम हो जाती है और शाम को निर्मित माल ग्राहकों को पहुंचा दिया जाता है। इस प्रकार इन्वेंटरी को शून्य स्तर तक लाने का प्रयास किया जाता है। इसे ZIPS, जीरो इन्वेंटरी प्रोडक्शन सिस्टम भी कहा जाता है। तो याद रखें, कई बार आपके कंपटीशन एग्जाम्स में भी पूछ लिया जाता है कि ZIPS का पर्यायवाची क्या है, तो JIT इसका पर्यायवाची रहेगा। JIT के लिए मेन, मटेरियल एज नीडेड या MIPS, मिनिमम इन्वेंटरी प्रोडक्शन सिस्टम शब्दों का भी प्रयोग हम लोग करते हैं। तो हमने सामग्री नियंत्रण की तकनीकें अब तक देख ली हैं, जिसमें हमने सबसे पहले देखा था स्टॉक का लेवल, दूसरे नंबर पे देखा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, तीसरे नंबर पे सामग्री नियंत्रण का ABC विश्लेषण योजना, चौथे नंबर पे FSND मटेरियल, पॉइंट नंबर 5 है। 4 की बात हम लोग आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे। और 6 पांचवी विचारधारा जस्ट इन टाइम अप्रोच, इसके बारे में हमने अब तक डिस्कस किया है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर चौथी जो हमारी एनालिसिस है, विचारधारा है, विश्लेषण तकनीक है, वो है VET एनालिसिस। V यहाँ पर वाइटल से है, VITAL। वाइटल का यहाँ मतलब रहेगा अत्यावश्यक। ऐसी सामग्री जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो हम इसमें कवर करेंगे। इसके बाद E से यहाँ मतलब है एसेंशियल, यानी कि मूलभूत आवश्यकता जो कि हमारे लिए सामग्री बनाने में आवश्यक है। और D से यहाँ मतलब है डिजायरेबल, वांछनीय शब्द से है। तो इस तकनीक के अंतर्गत सामग्री का अगेन वही ABC विश्लेषण करके उनके मौद्रिक मूल्यों एवं मात्राओं के आधार पर ही नहीं करके वरन उपयुक्त 3 तत्वों को भी ध्यान में रख लिया जाता है। V वाइटल, E एसेंशियल, D डिजायरेबल। इन 3 को आपको याद रखना है। तो ये 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। VET एनालिसिस को समझाइए तो आप कहेंगे V वाइटल, E
एसेंशियल और डी डिजायरेबल। डियर स्टूडेंट्स, इन केस आज के वीडियो में आपको कोई भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है या कुछ भी आपको समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे ऑफिस टाइमिंग में ये जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं इस पर व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं और ईमेल से भी आप मेरे से क्वेरीज पूछ सकते हैं। ईमेल आईडी है मेरा hemankarunia@gmail.com। ठीक है, थैंक यू।